दोस्तों, अलग अलग प्लैनेट्स और उनके मून पर कॉलोनी बसाना अब केवल साइंस फिक्शन तक ही सीमित नहीं रह गया है। नासा के आर्टेमिस मिशन के जरिए अब उस दौर की शुरुआत होने वाली है जब हम ह्यूमन सचमुच डीप स्पेस ट्रैवल को अंजाम देंगे, मंगल और चांद जैसे कई ग्रहों और उपग्रहों को कॉलोनाइज कर सकेंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नासा का आर्टेमिस मिशन क्या है और इसे किस तरह अंजाम दिया जाएगा, हमारा यह किस तरह मदद कर पाएगा चांद और मंगल जैसे ग्रहों को कॉलोनाइज करने में। साल 1968 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने मानवों को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन को अंजाम दिया, जिसमें से 6 मिशन सफल रहे। इसकी मदद से नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोगों ने चांद की सैर किया। हालांकि उसके बाद से किसी भी देश के मानवों को चांद पर नहीं भेजा गया है, पर नासा के आर्टेमिस मिशन के जरिए ये सब जल्द ही बदलने वाला है। आइए जानते हैं कि नासा का आर्टेमिस मिशन आखिर है क्या। आर्टेमिस नासा द्वारा लीड किया जाने वाला यह एक प्रोग्राम है जिसका मकसद है मानवों को एक बार फिर से चांद पर ले जाना, और इस बार कुछ इस तरीके से एस्ट्रोनॉट बिना किसी परेशानी के रेगुलरली वहां जा और आ सकेंगे। इसके लिए ल्यूनर ऑर्बिट्स में गेटवे नाम का एक छोटा सा स्पेस स्टेशन भी निर्माण किया जाएगा जो चांद का चक्कर लगाता रहेगा, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतरना, वहां से वापस आना और ल्यूनर ऑर्बिट्स में रुककर दूसरे रिसर्चेस को अंजाम देना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यह स्पेस स्टेशन हमें मंगल या उससे आगे जाने में भी मदद करेगा। भविष्य में चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। यह सब कैसे होगा, आइए जानते हैं। हम अपने पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उन्हें चांद की सतह पर उतारने से पहले हमें यह एश्योर करना ज़रूरी होता है कि जिन रॉकेट्स और कंपोनेंट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके हम इस रॉकेट को बनाए हैं वह सक्षम है या नहीं। आर्टेमिस को ठीक इसी तरीके से 4 SLS मिसाइल की सहायता से अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस फर्स्ट को इसी साल के मई महीने में भेजा जाना था, लेकिन यह मिशन पोस्टपोन्ड होकर 2 सितंबर को संभव हो पाया है। आर्टेमिस फर्स्ट भी अपोलो की तरह अनमाइंड मिशन होगा जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होंगे। इस मिशन के जरिए हमें ओरायन एयरक्राफ्ट और SLS स्पेसक्राफ्ट के कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। अगर आप ओरायन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ओरायन एक डीप स्पेसक्राफ्ट है जिसे 3 पार्ट में बनाया गया है। फर्स्ट, क्रू मॉड्यूल, जिसमें फ्लाइट के दौरान 4 एस्ट्रोनॉट रहकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। सेकेंड, सर्विस मॉड्यूल, जिसमें क्रू के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और इसमें खुद का इंजन एवं फ्यूल रिजर्व भी मौजूद है। ओरायन का तीसरा पार्ट है ल्यूनर अबॉर्ट सिस्टम। लॉन्च के दौरान यदि कोई गड़बड़ी हो जाए तो एस्ट्रोनॉट इस अबॉर्ट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा सकते हैं। SLS रॉकेट यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम की बात करें तो यह नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है जिसका इस्तेमाल करके आर्टेमिस मिशन में क्रू और हैवी पेलोड को लॉन्च किया जाना है।
जिसका इस्तेमाल आर्टेमिस मिशन में क्रू और हैवी पेलोड को लॉन्च करने में किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस मिशन में एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं होंगे, जिस कारण क्रू से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और डिस्प्लेज और रिसर्च मशीन को रिमूव कर दिया जाएगा। इसकी जगह पर ऐसे सेंसर्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर दिए जाएंगे जो कि कैप्सूल के अंदर रेडिएशन और टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकेंगे। एस्ट्रोनॉट की जगह 2 डमीज रखे गए हैं जिनके ऊपर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो वहां फील होने वाले हर लेवल के टेम्परेचर एवं रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकेंगे। इसमें एक डमी को एक प्रोटेक्टिव बेस्ड मटेरियल से प्रोटेक्ट किया गया है, जबकि दूसरे डमीज को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। SLS और ओरायन को फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B से लॉन्च किया जाएगा। SLS रॉकेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये क्रू को केवल नहीं बल्कि ये क्रू या कार्गो को केवल चांद तक ही नहीं बल्कि कहीं आगे भी ले जाने में भी सक्षम है। ये लिफ्ट ऑफ के दौरान 8.4 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो 32 मंजिला मकान के जितनी ऊंचाई लगभग 6 मिलियन पाउंड वाले गाड़ी को भी पृथ्वी के ऑर्बिट्स में आसानी से उछाल सकता है। 5 सेगमेंट बूस्टर एवं 4 लिक्विड इंजन प्रोपेलेंट होने के कारण ये केवल 90 सेकेंड में ही मैक्सिमम डायनेमिक प्रेशर को अचीव कर लेगा। मिशन के 2 मिनट्स तक ही फ्लाइट बूस्टर अपने सॉलिड प्रोपेलेंट को कंज्यूम कर चुके होंगे, इसलिए वो अलग हो जाएंगे। गुजरते समय के साथ अपने तीसरे मिनट में पृथ्वी के ऑर्बिट्स में पहुंच जाएगा। अब यहाँ से लोड कम किए जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो पैनल जो एयरक्राफ्ट को सर्विस मॉड्यूल को एनक्लोज किए हुए था, जिसके कारण ओरायन के सोलर पैनल एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ओरायन अब खुद ही सेफली एक्सपोज कर सकता है। इसके लॉन्च बोर्ड सिस्टम को अब भी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इस कारण से अब इसे लॉन्च बोर्ड सिस्टम भी अलग हो जाएगा। 8 मिनट के बाद ऑर्बिट्स को क्रॉस करने के बाद अब कोर इंजन भी बंद हो जाएंगे, जिसके चलते कोर स्टेज भी अलग हो जाएगा। कोर स्टेज सेपरेशन के बाद भी इंटरिम क्रायोजेनिक propulsion स्टेज से इसे पुश मिलता रहेगा, जिसके कारण यह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट्स के दौरान ओरायन सोलर एरेज को डिप्लॉयज कर लेगा। अब इसे अधिक पावर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यह खुद सोलर एरेज के जरिए अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करता रहेगा। सोलर एरेज डिप्लॉयमेंट के बाद पैर्जिक राइज मैन्यूवर की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए एरेज को
लोड बेयरिंग पोजीशन में सेट किया जाएगा। ओरायन को पैरजीराइज मैन्यूवर के लिए थ्रस्ट की ज़रूरत होगी, जो इसे इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन से मिलता रहेगा। यदि आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन ओरायन को वो पुश देगा जो इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर चांद की ओर ले जाने के लिए बहुत सी ज़रूरी है। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न लगभग 20 मिनट तक चलेगा, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी 9000 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड तक बढ़ जाएगी। ओरायन के स्पीड में आया यह बदलाव लगभग इतना ज़्यादा होगा कि एक राइफल से निकली हुई गोली से भी कहीं अधिक ज़्यादा। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न के कारण मात्र 1 घंटे 25 मिनट के बाद ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न के कारण मात्र 1 घंटे 25 मिनट के बाद ही चांद की ओर जाने लगेगा। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न के बाद स्पेसक्राफ्ट का एडाप्टर इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन स्टेज के साथ ही रह जाएगा और यह भी अब ओरायन से अलग हो जाएगा। इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन स्टेज अब क्यूबसैट नाम के 13 स्मॉल सैटेलाइट को डिप्लॉयमेंट रिलीज करेगा। इंटरिम क्रायोजेनिक प्रपल्सन स्टेज अब क्यूबसैट नाम के 13 स्मॉल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट रिलीज करेगा, जिनका अपना अपना साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिशन होगा। चांद की ओर जाने के दौरान ओरायन पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट्स डेब्रीज फील्ड को पार करेगा, जिसके बाद ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट को पार करेगा। फिर यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पार करेगा। अंत में ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को पार करते हुए डीप स्पेस एनवायरनमेंट में पहुंच जाएगा, जिसे आउटबाउंड कास्टिंग फेज कहा जाता है। ये 4 दिनों तक चलता रहेगा। ओरायन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये डीप स्पेस एनवायरनमेंट में भी नेविगेट, कम्युनिकेट एवं ऑपरेट कर सके। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अगला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इसी प्रकार के कंटेंट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं और कोई मिशन जैसे आर्टेमिस सेकेंड, अपोलो मिशंस क्या था, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो इस वीडियो के कमेंट में जो भी आपकी इच्छा हो बता दें, मैं उसी पर बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।